मेरे ताऊजी गांव के सरपंच थे। गांव में किसी की भी शादी होती थी, उनके घरवाले एक रात के लिए अपनी दुल्हन हमारे यहाँ भेज देते थे। सुबह ताऊजी उनको एक गिफ्ट देते और उस दुल्हन को कुछ भी याद नहीं रहता था कि रात को उसके साथ क्या हुआ। और 9 महीने के बाद वो लड़की गर्भवती हो जाती थी। गांव के लोग ताऊजी की बहुत इज्जत करते थे। हैरानी की बात यह थी कि ताऊजी ने सख्ती से मना किया हुआ था कि मेरी शादी नहीं करवानी, और मेरी उम्र निकलती जा रही थी। एक दिन गांव से एक दुल्हन आई। उसको मैं अपने कमरे में बंद करके खुद उसकी जगह दुल्हन बनकर ताऊजी के कमरे में चली गई। जब कमरे में गई तो सब लाइट बंद थी, और फिर अचानक से ताऊजी ने मेरे साथ ऐसा काम किया कि मेरी जान निकल गई। ताऊजी ने मेरे साथ कुछ बातें सिर्फ तकलीफ देती हैं और कुछ नहीं। गांव में मेरे ताऊजी की बहुत इज्जत थी। गांव के लोग उन्हें बहुत इज्जत और सम्मान से देखते थे, उन्हें बड़ा मानते थे, बहुत लोगों की मदद भी कर देते थे। हमारे गांव में एक अजीब रिवाज था। जब भी किसी लड़की की शादी होती, वो हमारे घर में पहली रात के लिए दुल्हन बनकर आ जाती और पूरी रात ताऊजी के कमरे में गुजारती। सुबह एक गिफ्ट ताऊजी उसे देते, वो तोहफा लेकर वो चली जाती। उसके ठीक 9 माह बाद वो गर्भवती हो जाती। मुझे ये बात हमेशा ही अजीब सी लगती थी। भला ये क्या तरीका था कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हा के पास जाने के बजाय पूरी रात ताऊजी के कमरे में। मैं जब से 14 साल की हुई थी यही देखती आ रही थी। पहले पहले तो इन बातों की समझ नहीं थी। अब तो मेरी उम्र भी 28 तक पहुंच गई थी। मैंने बहुत बार मम्मी से भी ये बात जानने की कोशिश भी की, लेकिन वो भी कुछ नहीं बताती थी। कहती तुम चुप रहो और ख़बरदार आइंदा ये बात पूछी भी तो। इस बार मेरी बचपन की सहेली की शादी थी। सिमरन और मेरी बहुत गहरी दोस्ती थी। अपनी शादी पर सिमरन बहुत घबराई हुई सी थी। अपनी मेहंदी के दिन उसकी रंगत उड़ी हुई थी। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, दूल्हा की संगत का सोचकर घबरा रही हो। मेरी बात पर वह फीकी सी मुस्कुराहट लिए वो मुझे देखने लगी। कहने लगी, नहीं, तुम्हारे ताऊजी का सोचकर घबरा रही हूँ। सच बता नीलम, तेरे ताऊजी नई नवेली दुल्हन को अपने कमरे में रात भर रखते क्यों हैं? मुझे तो अपने होने वाले पति और गांव के बाकी लोगों की हरकत पर हैरानी होती है। शादी किसी से और विदाई किसी और के कमरे में। सिमरन की बात सुनकर मुझे दुख तो हुआ। मैं उसकी बात पर सोचने लगी कि वो ठीक ही तो कह रही है। अगले दिन दुल्हन बनकर भी सिमरन के चेहरे पर रौनक नहीं थी। आंखों में खुशी की चमक के बजाय उदासी थी। रिवाज के मुताबिक वो भी विदा होकर ताऊजी के कमरे में बैठ गई। ना जाने क्यों, लेकिन इस बार तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे ये जानना था कि आखिर ये लड़कियां ताऊजी के कमरे में जाती क्यों हैं। जब सब अपने कमरे में सोने चले गए तो मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकली। मेरा कमरा ऊपर वाले पोर्शन में था और ताऊजी का कमरा नीचे के पोर्शन में। रात के खूब अंधेरे में मैं चीज़ों को टटोलकर अंदाज़ा लगाकर धीरे धीरे नीचे उतरी। ताऊजी के कमरे की लाइट जल रही थी। इसका मतलब वह जाग रहे थे। अजीब सी बात थी, ताऊजी के कमरे की खिड़की भी हमेशा बंद रहती थी। ये कोशिश मैं पहले भी कई बार कर चुकी थी, लेकिन हर बार मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ता था। सिमरन मेरी बचपन की सहेली थी। हम साथ साथ स्कूल और कॉलेज तक इकट्ठे पढ़े थे। जब उसका रिश्ता तय हुआ, उस वक्त मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था। मेरे माता और पिता भी इस रिश्ते पर राजी थे, लेकिन मेरे ताऊजी ने साफ इनकार कर दिया कि नीलम का रिश्ता अभी नहीं करना। मुझे ये सुनकर हैरानी भी हुई और अफसोस भी। हैरानी इस बात पर कि लड़के और उसके घरवाले हर लिहाज से हमारे बराबर थे, तो फिर इनकार क्यों किया गया, और अफसोस इस बात पर कि मेरी सारी सहेलियों के रिश्ते तय हो चुके थे। मैं ही रह गई थी। मुझे इस रिश्ते के ना होने पर बहुत दुख था, क्योंकि इनमें से ना कहने का कोई सवाल नहीं था, लेकिन ताऊजी न जाने क्यों साफ मना कर रहे थे। मैंने पहले तो दरवाजे के पास जाकर कान लगाकर सुनने की कोशिश की कि आखिर ताऊजी लड़कियों से क्या बातें करते हैं, और लोग ऐसे कम अक्ल कैसे हो सकते हैं जो सची सवरी दुल्हन को उनके कमरे में छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि दूल्हे को भी ऐतराज़ नहीं होता। भला ये क्या अंधेर नगरी है? मुझे बुदबुदाहट सी सुनाई दे रही थी। साफ साफ बातें समझ नहीं आ रही थी। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं समझ पाऊँ कि वो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात भी समझ नहीं आई। फिर मैंने दरवाजे की नोक से देखा कि शायद मुझे कुछ नज़र आ जाए कि आखिर कमरे में हो क्या रहा है, तो सामने की दीवार की सफ़ेद रंग के अलावा कुछ भी नहीं दिखा।
मैं जितनी कोशिश कर सकती थी मैंने कर ली, लेकिन आज भी मैं मायूस होकर अपने कमरे में लौटी थी। कमरे में आकर मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार ये ख्याल आता रहा कि आखिर कमरे में क्या हो रहा है। मुझे याद आने लगा कि जब मैं छोटी थी तो मैं इसी तरह एक दुल्हन को ताऊजी के कमरे में जाते हुए देख रही थी। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी, क्या आप भी शादी के बाद ताऊजी के कमरे में गई थी? मम्मी ने कहा, चुप बेशरम, मैं तो उनकी बिल्कुल बेटी जैसी हूँ। मम्मी ने मुझे डांट दिया था। मैं उस वक्त 16 साल की थी। मैंने सोचा कि पूछूं ताऊजी क्यों नई नवेली दुल्हन को अपने कमरे में लेकर जाते हैं। मैंने फिर मम्मी से कहा, मम्मी ताऊजी अंदर करते क्या हैं? मेरी बात पर उन्होंने एक थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। मम्मी ने कहा, जाओ यहाँ से, तुम्हारी उम्र नहीं है इन सब बातों की। मैं रोने लगी कि ये क्या बात हुई। ताऊजी की उम्र है ऐसी हरकतें करने की जो वो कर रहे हैं, लेकिन मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी। सुबह ही नीचे उतर गई। मेरी दोस्त कमरे से बाहर आई तो उसके हाथ में एक तोहफे का डब्बा था। मैं फ़ौरन से सिमरन के पास आ गई, उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गई। वो अब भी एक फैंसी कपड़े पहनी हुई थी, लेकिन चुप चुप सी थी। मैंने उससे कहा कि सिमरन, ताऊजी के कमरे में क्या हुआ था? ताऊ कमरे में करते क्या हैं? मेरी बात पर वो खाली खाली आंखों से मुझे देखने लगी। कहने लगी, मुझे मेरे पति लेने आ चुके हैं, मुझे जाना है, मेरा हाथ छोड़ दो। वह मुझसे अपना हाथ छुड़वाकर तेजी से मेरे कमरे से निकल गई। मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। ये तो मेरी दोस्त थी जो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती थी। हर बात सिमरन मुझसे ज़रूर करती थी, और जिस राज को मैं जानने के लिए इतने सालों से बेचैन थी, मुझे पूरी उम्मीद थी कि सुबह होते ही मुझे ये राज मालूम हो जाएगा। मुझे फिर से मायूसी हुई थी। मुझे सिमरन पर गुस्सा भी आने लगा कि अगर उसके साथ कुछ गलत भी हुआ है तो उसे बताना चाहिए था। मुझे अपने ताऊजी इस वजह से कभी अच्छे नहीं लगे थे। हालांकि उनका रवैया मुझसे बहुत प्यार भरा था। चाचा की कोई औलाद नहीं थी और मैं भी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरी मम्मी मुझे बताती है कि ताईजी की मौत उस वक्त हुई थी जब मेरे पिता और चाचा छोटे थे, लेकिन ताऊजी ने दूसरी शादी नहीं की। मम्मी तो इस बात को ऐसे कह रही थी जैसे ताऊजी ने ताईजी के नाम सारी उम्र गुजार दी हो। मुझे सुनकर ताज्जुब हुआ था। मैंने दिल में सोचा, अच्छा होता जो दूसरी शादी कर ही लेते। दूसरी ताई कम से कम उन्हें ये सब जुर्म तो ना करने देती जो हर नई दुल्हन के साथ ये करते हैं। मैंने भी दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि सिमरन से सच उगलवा कर ही रहूँगी। कुछ दिन के बाद मैं सिमरन के ससुराल पहुंच गई। उस वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल सी थी। मुझे देखकर मुस्कुराकर गले मिली। अपने ससुराल में मेरी तारीफ करने लगी। उसका पति भी मुझसे खुश होकर मिला। मुझे उसके पति को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि उसे अपनी दुल्हन एक रात ताऊजी के पास भेजने से कोई ऐतराज़ या नाराज़गी थी। मैंने सिमरन से कहा, हम अकेले में बैठकर बातें कर सकते हैं? वो ये सुनकर कुछ दुविधा में पड़ गई, लेकिन मैं खुद ही उसे उसके कमरे का पूछने लगी। वो मुझे अपने कमरे में ले गई। जब मैंने दोबारा से सिमरन से वही सवाल दोहराया तो वो गुस्से में उखड़ गई। कहने लगी, मुझसे क्या पूछ रही हो? जाकर अपने ताऊजी से पूछ लो। मैंने कहा, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो तुम चुप क्यों हो? तुम्हें सबको बताना चाहिए। मेरी बात सुनकर वो चिल्लाकर बोली, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हूँ, समझी? अब निकलो मेरे घर से। और तुम्हें ज़्यादा ही जानने का शौक़ है तो किसी दिन खुद दुल्हन बनकर ताऊजी के कमरे में बैठ जाना, सच पता चल जाएगा तुम्हें। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। मैं घर वापस लौट आई। पहले तो मुझे सिमरन के घर जाने पर बहुत अफसोस हुआ। मैं सिमरन के लिए दिली हमदर्दी महसूस करते हुए गई थी, लेकिन उसने मेरा जरा लिहाज नहीं किया था। क्या क्या मुझे नहीं सुनाया था। कुछ दिन तो मुझे सिमरन पर बहुत गुस्सा आता रहा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या हर्ज है कि मैं एक बार को दुल्हन बनकर ताऊजी के कमरे में बैठ जाऊं। आखिर पता तो चले कि वो करते क्या हैं। ये सोच आते ही दूसरे ही पल में सिकन सी लेकर रह गई। ना बाबा ना, मैं भी क्या सोच रही हूँ। मैंने खुद ही अपनी सोच की जांच कर दी और उसके बाद मैंने इस मुद्दे पर सोचने से बचना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों मेरा एक और रिश्ता आ गया। वो रिश्ता भी हमारे बराबर का था, लेकिन ताऊजी का वही इनकार अपनी जगह कायम था। अब तो मेरी बर्दाश्त जवाब देने लगी थी। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि बहुत हो चुका आप लोगों का। क्यों ताऊजी की हर बात चुपचाप मान लेते हैं? क्या मुझे यूं ही घर बैठा कर रखोगे? मेरी उम्र की सारी सहेलियां अपने घर की हो चुकी हैं और मैं अभी तक मायके की दहलीज पर बैठी हूँ। ताऊजी की वजह से। मेरी बात सुनकर
मेरी माँ मुझे गुस्से से घूरने लगी, कहने लगी, बेशरम, शर्म बेच खाई है तूने, जो खुद अपने मुंह से शादी के लिए कह रही है। यहीं अपनी ज़बान को लगाम दे। अगर ये बात किसी मर्द ने सुनी तो गलत हो जाएगा कि लड़की होकर खुद से शादी की बात कर रही है। मम्मी ने मुझे दबे लहजे में गुस्सा दिखाते हुए कहा, ताकि उनकी आवाज़ कमरे से बाहर न चली जाए। लेकिन मम्मी की बात सुनकर मेरे तो बदन में आग सी लग गई। हाँ, अच्छे उसूल हैं आप लोगों के। मेरी उम्र गुजरी जा रही है, लेकिन किसी को मेरी शादी की फ़िक्र नहीं है। और अगर मैं अपने मुँह से बात कहूँ तो बहुत गलत हो जाती हूँ। और वो ताऊ जब खुलेआम नई दवेली दुल्हन बनी लड़की के साथ रंगरलियाँ मनाते हैं, उस पर किसी को गलत नहीं लगता। मेरी बात सुनकर मेरी मम्मी ने उठकर मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। कहने लगी, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। आइंदा अगर ताऊजी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहा तो तुम्हारे पापा को बता दूंगी, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं अपनी माँ की शक्ल देखती रह गई। अब तो मेरी जानने की इच्छा और भी बढ़ गई थी कि आखिर ताऊजी ऐसा भी क्या नेक काम करते हैं, नई नवेली दुल्हन के साथ एक कमरे में रहते हुए, वो भी तन्हाई में, जो सबके दिल में उनकी इतनी इज्जत है कि कोई भी उनके किरदार पर शक नहीं करता। ना अपनी बीवी से उस रात की बात स्पष्ट करता है कि मेरे साथ शादी होते हुए भी किसी गैर मर्द के साथ रात गुजार कर क्यों आई हो। कैसी अंधेर नगरी है कि जहाँ ऐसी घटिया रिवाज आम है, जो ये बेवकूफ़ इंसान सोच समझकर अपनी इज्जत को रात भर के लिए उनके पास में भेज देते हैं। मुझे सब गांव वालों पर गुस्सा आने लगा था। इतनी आम सी बात भी उन्हें समझ नहीं आती कि जहाँ मर्द और औरत अकेले हों वहाँ तीसरा शैतान होता है। ये कैसे मुमकिन है कि एक जवान लड़की जो दुल्हन के रूप में सजी सवरी बैठी हो और एक मर्द, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो, उस दुल्हन को पूरी रात छुए बिना ना। मेरी अकल दंग रह गई थी इस हालत पर। अब मुझे किसी नई शादी का इंतजार रहने लगा। मैं दिल में पक्का इरादा कर चुकी थी कि इस बार दुल्हन के बजाय ताऊजी के कमरे में मैं जाऊंगी। 2 हफ्ते बाद एक लड़की की शादी का बुलावा आया था। ताऊजी इस बार पहले से ज़्यादा खुश थे, यहाँ तक कि अपने बालों पर मेहंदी भी लगाई। शादी में नया जोड़ा पहना, इत्र की खुशबू पहले से ज़्यादा लगाई। यह सब देखकर मेरा दिल बैठ गया था। जब मैंने दुल्हन को देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो 15 साल की खूबसूरत और मासूम लड़की थी, इतनी मासूम कि मैं देखकर दंग रह गई थी। वो लड़की बुरी तरह घबराई हुई और बदहवास सी थी। पहले उसे हमारे बड़े से लाउंज में बिठाया गया। मैंने किचन से बाहर निकलकर मेन स्विच ऑफ कर दिया। तैयार तो इस बार मैं भी बहुत अच्छे से हुई थी, इसलिए जैसे ही अंधेरा छा गया मैंने लाउंज में जाकर दुल्हन का हाथ पकड़ा और कहा कि मेरे साथ चलो। मैं उसे अपने कमरे में ले गई। मैंने जल्दी से उसके शादी का जोड़ा उससे लिया और खुद पहन लिया और अपने कपड़े उसे दे दिए और कहा कि तुम मेरे कमरे से बाहर मत निकलना। वो मुझे हैरानी से देख रही थी। मैंने तो दुपट्टे से अपना घूंघट निकाला और नीचे जाकर दुल्हन की जगह पर बैठ गई। उसकी कुछ देर बाद ही किसी ने मेन स्विच ऑन कर दिया। सब परेशान थे कि मेन स्विच बंद किसने किया था। फिर मुझे दुल्हन समझकर ताऊजी के कमरे में बिठा दिया गया। मेरा दिल न जाने क्यों बैठा जा रहा था। इतना बड़ा कदम तो उठा लिया था, लेकिन अब बहुत घबरा रही थी। अगर मेरी पोल खुल गई तो मेरे माँ बाप तो मुझे बहुत मारेंगे। लेकिन अब क्या हो सकता था। मैं उस वक्त ताऊजी के कमरे में दुल्हन की जगह बैठ चुकी थी। ताऊजी ने जब कमरे में दाखिल होकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, मुझे लगा मेरा दिल भी बंद हो गया होगा। अगर वो मेरा घूंघट उठा लेंगे तो क्या होगा। सोच सोचकर मेरे अंदर से जान निकली जा रही थी। कुछ ही देर में ताऊजी मेरे सामने बैठ गए। कहने लगे, आज तक जितनी भी लड़कियां मेरे पास आई हैं, तुम उनमें से सबसे ज़्यादा कम उम्र और सुंदर हो। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कल वापस नहीं जाने दूँगा। तुम्हें कल तलाक दिलवाकर अपने पास ही रखूँगा, क्योंकि मेरा तुम पर दिल आ गया है। इससे पहले कि वो मेरा घूंघट उठाते, मैंने कहा, ये कैसे मुमकिन है, मैं किसी और की दुल्हन हूँ। वो कहने लगे, मैं कह दूँगा कि तुम किरदार की अच्छी नहीं हो। मेरी बात पर सब मेरा यकीन करेंगे। अगर तुम मेरी बात आराम से मान लोगी तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बहुत कुछ दूंगा। मैंने कहा, मुझे मंजूर है। मुझे वैसे भी अपना पति पसंद नहीं है। मैं आपके साथ बहुत खुशी से रहना चाहूँगी, अगर आप मेरी एक शर्त मान लें। तो वो कहने लगे, जो कहोगी मैं ज़रूर पूरा करूँगा। मैंने कहा, आप मेरा घूंघट उठाए बिना मुझे अपनी हर सच्चाई से आगाह कर दें तो मैं सारी ज़िंदगी आपकी दासी बनकर गुजार दूंगी। वो कहने लगे, ठीक है, तुम तो बहुत अच्छी हो।
जो मेरी बात खुशी से मानने को तैयार हो गई हो। सुबह ही मैं तुम्हारे बारे में गलतफहमी लोगों के दिलों में डाल दूंगा कि इस लड़की का किरदार अच्छा नहीं है। तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ देगा और मैं कहूँगा कि मेरा दिल बहुत नरम है, इसलिए मैं इसे अपना लेता हूँ। मैंने कहा, अब आप मुझे ये बताइए, आपने कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना लिया? मेरी बात पर वो हंसकर बोले, ये भोले भाले बेवकूफ़ गांव के लोग हैं। ऐसे ही किसी बात पर इन्हें गुमराह कर दो तो ये नस्ल दर नस्ल एक ही बात को बिना सोचे समझे किसी रिवाज की तरह अपनाए रखते हैं। फिर वो बोले कि वो शुरू से ही सबके दिलों में अपनी नेक कामों की धाक बिठा चुके थे। जब ताई जी की मौत हुई तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो दूसरी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके सपने में एक नेक बुजुर्ग आने लगे हैं, जिनकी नेक रूह उनके अंदर वास कर जाती है और वो हर लड़की का किरदार एक रात में ही जान जाते हैं। और वो पाक रूह औरत की ख्वाहिश से पाक है। उस औरत को बिना छुए ही एक प्रक्रिया करने से उसके साफ चरित्र का बता देती है, बल्कि वो प्रक्रिया पूरा पढ़ना पड़ता है। लोग ये सुनकर मेरे ताऊजी की बात पर यकीन करने लगे। ताऊजी को औरतों की हवस थी, इसलिए वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये राह अपनाए हुए थे। हर कुआरी लड़की को वो रात को कह देते कि तुम ये मिठाई खा लो और सो जाओ, ताकि मैं अपना पूजा पाठ शुरू करूं। जैसे ही वो मिठाई खा लेती तो नशे की वजह से सो जाती। वो अपनी ख्वाहिश उससे पूरी कर लेते और सुबह एक तोहफा उसके हाथ में रख देते हैं, जिसमें सोने की कोई चैन होती, और कहते, अगर इस डिब्बे में चैन निकली तो समझ जाना कि तुम चरित्रवान हो। पहले पहले तो लड़कियां यही बात मान लेती थीं, लेकिन सिमरन ने मिठाई खाने से इनकार कर दिया था। ये बात ताऊजी ने खुद बताई कि वो लड़की बहुत तेज़ थी। कहने लगी, मेरे साथ चाल चलने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये मिठाई हरगिज़ नहीं खाऊंगी। चुपचाप से जो पढ़ाई करनी है वो करो, वरना तुम्हारी ढोंगी होने का शोर मचा दूंगी। ताऊजी ने कहा, वह पहली लड़की थी जिससे वह डर गए थे। उसे पूरी रात गुनाह के लिए उकसाते रहे, पैसों और तोहफों का लालच भी देते रहे, लेकिन वो किसी तरह ना मानी। बस इतना करने से मानी कि ताऊजी की सच्चाई किसी को नहीं बताएगी। ये बात उसने कसम लेकर कही थी। उसके बाद जो ताऊजी ने कहा वह सुनकर मेरी जान निकल गई। कहने लगे, तुम्हारे बाद मैं एक लड़की से और शादी करूँगा। बस उसी के लिए फ़िक्रमंद हूँ कि ऐसा क्या तरीका अपनाऊँ कि नाम भी रहे और मेरा काम भी हो जाए। मैंने पूछा, वो कौन है? कहने लगे, नीलम। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं उनकी सगे भाई की बेटी थी और वो मुझ पर ऐसी गंदी नज़र रखते थे। मेरा तो सर पूरी तरह से चकरा कर रह गया। ये मैं क्या सुन रही थी, किससे सुन रही थी? मेरा दिल किया ताऊजी का गला दबाकर उन्हें जान से मार डालूं। मेरा गला फूलने लगा। मैं इस असलियत से अनजान थी, शायद मेरे पास शब्द नहीं थे। मैंने कहा, बड़े साहब, वो आपके सगे भाई की बेटी है। मेरी बात पर वो हंसने लगे। कहने लगे, काहे की सगी, वो गोद ली हुई है। मेरे दोनों भाई बेऔलाद थे। ये लड़की मेरे भाई की साली की बेटी है। जैसे ही इस लड़की ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, मुझे ये बहुत अच्छी लगने लगी। तब से मैंने ये सोच रखा है कि ऐसा क्या करूं कि उसे अपना लूं, क्योंकि दुनिया के सामने वो मेरे भाई की बेटी ही है। इसलिए आज तक मैंने उस लड़की का रिश्ता नहीं होने दिया। लेकिन अब एक तरकीब सोच रहा हूँ, वो ही आजमाऊंगा। सब खुशी खुशी उसकी शादी मुझसे कर देंगे। यह सुनकर मेरे होश खोने लगे। कोई इतना भी घटिया हो सकता है? फिर याद आने लगा कि मेरी टीचर कहती थी कि हवस की प्यास कभी नहीं ख़त्म होती है। उसे जितना पूरा करने की कोशिश कर वो उतनी ही बढ़ती जाती है। और गुनाह किसी दलदल की तरह होता है, इंसान एक बार उसमें धंस जाए तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे पास एक छोटा सा रिकॉर्डर मौजूद था। ताऊजी की सारी सच्चाई में रिकॉर्ड कर चुकी थी। मैंने आंसू बहाते हुए अपना घूंघट ऊपर कर दिया। ताऊजी मुझे देखकर दंग से रह गए। कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, आपकी सच्चाई सुनना चाहती थी। आप नेक इंसान का चोला पहने कब से लड़कियों के साथ ये पाप कर रहे हैं? आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? मुझे हैरानी है लोगों की नादान सोच पर कि आपकी झूठी कहानी पर उन्होंने कैसे यकीन कर लिया। ताऊजी के रंग उड़ गए। मुझे लालच देने लगे, पैसों का, सोने चांदी का। मैं बेड से उठकर कमरे से बाहर निकल गई। शोर मचा मचा कर मैंने सबको इकट्ठा कर लिया। वो रिकॉर्डिंग मैंने सबको सुना दी। गाँव में भी ये बात आग की तरह फैल गई। ताऊजी को सजाए मौत सुनाई गई। मुझे अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि मैंने एक गलत रस्म को ख़त्म किया था और लोगों को भी ये समझाने की कोशिश की थी कि ऐसी किसी की भी बातों में आकर अपनी बेटी को किसी दरिंदर के सामने उसकी हवस का सामान ना बनाएं।
आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।